नमस्कार। जैसा कि कल हम लोगों ने ईसीजी को स्टार्ट किया था और कल के पूरे लेक्चर में मेरा मोटिव ये था कि बहुत सीधी और सरल भाषा में आपको बता पाएँ कि ईसीजी जो है हार्ट की किस तरीके से हार्ट को पढ़ने में ईसीजी किस तरीके से फायदेमंद है, मददगार है। तो इलेक्ट्रिकल जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं उनको ग्राफ पेपर पर उतारने का काम ईसीजी करता है और वो किस तरीके से होता है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो कल मैंने उसको समझाने का, बड़ा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया था। ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है या जो चीज़ कहीं पर मिस हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि कल भी मैंने ईसीजी के मशीन के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं पूरी तरीके से ईसीजी मशीन का जो कैलिब्रेशन है, उसकी जो सेटिंग है, वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ईसीजी का जो पेपर होता है, जो हमने 7वें 8वें में हाई स्कूल में जो ग्राफ पेपर पढ़ा होगा, ठीक उसी तरीके से ग्राफ पेपर हुआ करता है। कैसा होता है, इस तरीके से उसमें बोल्ट लाइनों से घिरे हुए कुछ बड़े स्क्वायर्स होते हैं, बड़े खाने होते हैं, जिनको हम बिग बॉक्स कहते हैं। और हर एक बिग बॉक्स में एक्स एक्सिस पर भी 5 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और वाई एक्सिस पर भी, यानी वर्टिकल भी 5 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं और हॉरिजेंटल भी 5 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 5 छोटे छोटे बॉक्स यहाँ भी होते हैं और वर्टिकल जो है, जिनमें खड़े में भी 5 बॉक्स होते हैं। ये आपके हो गए 5। ठीक है। बड़ा बॉक्स लार्ज बॉक्स कहलाता है, छोटे स्मॉल बॉक्स कहलाते हैं। और इस पर ईसीजी की जो मशीन है, ये एक्स एक्सिस पर, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ें, हालांकि मुझे भी नहीं आती है लेकिन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस जो है ग्राफ पेपर का, ये वाला यानी हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, इस पर हम ईसीजी की मशीन की स्पीड कैलिब्रेट की जाती है, इस पे स्पीड सेट की जाती है। और ये जो होता है, ये एम्पलीट्यूड सेट होता है। एम्पलीट्यूड मतलब उसमें कितना जो है चार्ज है, कितना उसमें करंट है, उस एम्पलीट्यूड को नापने के लिए हम वर्टिकल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है स्पीड के लिए हम उसका जो यूज करते हैं। इस तरीके से कुछ ईसीजी मशीन का कैलिब्रेशन किया जाता है। अब क्या होता है, इसका जो बड़ा बॉक्स है, इसके जो छोटे बॉक्स हैं, ये कितना होता है, 1 mm 1 मिली वोल्ट का होता है। एक स्मॉल बॉक्स ये जो है 1 mm का होता है। इधर भी 1 mm है और इधर ये 1 mm होता है। और मशीन जो है, ये जो इसका वोल्टेज है, जो 1 mm है, जो खड़े बॉक्सेस हैं, उसका जो 1 mm है, ये 1 mm जो है, ये 0.1 मिली वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। छोटा बॉक्स का जो खड़ा वाला यानी वर्टिकल जो साइज है, वो 1 mm का होता है और उसे हम उसके एम्पलीट्यूड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक जो छोटा बॉक्स है, वो 1 mm के बराबर होता है और वो 1 mm 0.1 मिली वोल्ट जो है, वो रीड करता है ईसीजी मशीन में। 0.1 मिली वोल्ट समझने की कोशिश करिएगा। तो हम मशीन का
जब आपने यूज़ किया होगा और उसमें ईसीजी निकाला होगा तो आपने देखा होगा हर एक मशीन में एक जहाँ से ईसीजी स्टार्ट होता है वहाँ पर इस तरीके से एक कैलिब्रेशन बॉक्स होता है। कैलिब्रेशन बॉक्स ये किसके बराबर होता है? दो बड़े बॉक्स के बराबर होता है, यानी 10 mm पर मिलीवोल्ट, यानी 1 मिलीवोल्ट 10 mm के बराबर होता है। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से हम यदि इसको देखते हैं तो हमें टाइम को देखना है, तो स्पीड को देखना है। तो एक जो बड़ा खाना जो होता है उसकी स्पीड होती है, एक जो बड़ा खाना है उसकी जो स्पीड होती है वो 0.2 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो एक छोटा बॉक्स कितना हो गया? छोटा बॉक्स हो गया 0.04 सेकेंड। ठीक है, बड़ा बॉक्स 0.2 सेकेंड का और छोटा बॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है। और ईसीजी की स्पीड जो तय की जाती है वो एक जनरल है, ये 25 mm पर सेकेंड। ठीक है, 25 mm पर सेकेंड पर इसकी स्पीड को सेट किया जाता है। अब सपोज कीजिए यदि ये स्पीड बढ़ जाए, मान लिया इसको हम कर दें 50 mm पर सेकेंड, क्या होगा? मशीन तेज चलने लगेगी, हार्ट की एक्टिविटी तो जो हो रही है वो नॉर्मल ही होगी, तो हमें जो एक्चुअल ईसीजी मिलेगा उसमें हमें स्यूडो ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, यानी लगेगा कि मरीज की जो हार्ट का रेट है वो कम है, जबकि ऐसा है नहीं, केवल मशीन की स्पीड को हमने बढ़ाया है इसलिए वो इस तरीके का हुआ है। ये 50 mm जब इसको किया है, यदि कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टैकीकार्डिया, यानी लगेगा हार्ट वही है, वही उसकी स्पीड है, लेकिन चूंकि मशीन को हमने सेट किया है तो उस हिसाब से यदि इसका कम रखेंगे तो फिर हमें टैकीकार्डिया मिल जाएगा, यानी लगेगा कि पेशेंट को पल्पिटेशन हो रहा है, हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन वो होता नहीं है, वो केवल मशीन की जो सेटिंग है उसमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मेरे बंधुओं, छोटे अनुज और अग्रजों, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं अपनी बात को आपके आंगन तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ईसीजी स्ट्रिप जो ही आपके पास आती है, स्ट्रिप आती है तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखने की। पहली, जो पेशेंट खड़ा है, यानी उस पर नेम होना चाहिए, जो पेशेंट खड़ा है उसी का ईसीजी है कि नहीं है, पहली चीज़। दूसरे, फिर मशीन का कैलिब्रेशन क्या है, जो हमने बताया कि ये होता है 10 mm पर मिलीवोल्ट। ठीक है, और ये होता है एक जो छोटा बॉक्स है 0.04 सेकेंड का और बड़ा बॉक्स 0.2 सेकेंड का। ठीक है, इतना ही मशीन के हम सेटिंग में, उसके कैलिब्रेशन में इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब हम आगे ईसीजी इंटरप्रिटेशन में, यानी ईसीजी में हम कैसे जाने कि ये नॉर्मल ईसीजी है कि एबनॉर्मल ईसीजी है। ठीक है, तो उससे पहले हमें ईसीजी की पूरी साइकिल के बारे में हमें जानना पड़ेगा। जो ईसीजी होती है, तो मैंने सामान्यतः समझाने की कोशिश की थी। कुछ इस तरीके का साइकिल आपको मिलेगा ईसीजी में।
तो ईसीजी में जो साइकिल है ये इस तरीके का मिलेगा। तो जो पहला फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो होता है ईसीजी में, ये पी वेव होता है, और ये जो नीचे की ओर होता है फर्स्ट नेगेटिव, ये क्यू होता है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। ठीक? और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईसीजी मशीन में 12 लीड्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? L1, L2, L3, AV, L, AVF, AVR और V1, V2, V3, V4, V5, V6। तो ये 12 लीड्स होती हैं सामान्यतया। L1, L2, L3 जो, और बाकी ये एगमेंटेड लीड्स होती हैं। ये बाइपोलर लीड्स हैं, ये एगमेंटेड लीड्स हैं, जिनको AVL, AVF, AVR कहा जाता है। V1, V2 ये चेस्ट लीड्स होती हैं। V1 1 से लेकर के 6 तक ये 6 प्रीकार्डियल लीड या चेस्ट लीड कही जाती हैं। तो इन्हीं को हम एक ईसीजी के रफ जो हमने साइन बनाया है ईसीजी का, उसमें हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो किन किन बिंदुओं को हम यहाँ पर समझेंगे उसको हम लोग एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। तो कौन कौन से होंगे? पहली चीज हम क्या करेंगे, पहले हम रेट देखेंगे। दूसरा जो है रिद्म देखेंगे, और फिर हम पी वेव देखेंगे, पी वेव देखेंगे। चौथा हम क्यू वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स देखेंगे। और फिर हम देखेंगे जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट है, और टी वेव है, और कभी कभी यू है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं। तो इन कुछ बिंदुओं को हम लेकर के ईसीजी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, उसको इंटरप्रेट यानी उसमें बीमारी जानने की कोशिश करेंगे, और उनमें हम इन सारे बिंदुओं का डिस्कस करेंगे और यहीं से निकल करके आएगा। और मेरा पूरा दावा है कि यदि आपने इस टॉपिक को समझ करके सीखने की कोशिश की तो इसके बाद में मुझे लगता है कि ईसीजी को लेकर के किसी प्रकार की दुविधा आप लोगों के दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तो हम देखिए अपने हिसाब से छोटे एक छोटे से बोर्ड पर हम अपने हिसाब से, यानी जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उस आधार पर हम ईसीजी को इंटरप्रिटेशन करने की, उसको इंटरप्रेट करने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं रेट। आप बोलो भैया ईसीजी पेपर आपके पास है, बोलो रेट कैसे से निकलेगा? निकलेगा ना। तो रेट से पहले हमें रिद्म के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। रिद्म क्या हो सकती है? जो रिद्म है ये किस तरीके से हो सकती है, यानी हार्ट रेट की जो रिद्म है, रिद्म क्या मतलब है, उसका जो रेट है जो है तो वो रेगुलर हो सकता है, यानी जब हार्ट रेट आप देखें तो बराबर उसका जो लब डब का साउंड है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर लब हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम पर
डब हो रहा है, यानी उसका जो रेट है रेगुलर है पूरी तरीके से। एक तो रेगुलर हो सकता है, दूसरा इर्रेगुलर हो सकता है। इर्रेगुलर हो सकता है। अब रेगुलर जो हार्ट रेट है तो उसको यदि रेगुलर उसका रिद्म है, रिद्म जो है हार्ट की रेगुलर है यानी नियमित रूप से चल रही है, तो हम उसका कैसे रेट निकालेंगे। रेट और रिद्म की बात, रेट निकालने से पहले, हार्ट रेट निकालने से पहले हम एक रिद्म के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिद्म, रिद्म यानी जो हार्ट के धड़कने की गति है वो रिद्म कहलाती है। और रिद्म जो है दो तरीके से हो सकती है। एक तो रेगुलर रिद्म हो सकती है। रेगुलर का मतलब एक निश्चित समयांतराल, लब और डब दो साउंड होते हैं हार्ट के, उनके बीच में एक निश्चित टाइम रहता है। वो चाहे जो है 10 घंटे में देखा जाए या 10 दिन में देखा जाए, लेकिन हार्ट का रेट जो है वो लगभग उसके धड़कने की गति जो है रिद्म में है, यानी एक रिद्म से चल रहा है। और हार्ट रेट बढ़ सकता है, मान लिया कि हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तब भी रिद्म में रह सकता है, कम है ब्रेडिकार्डिया, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन रिद्म में रहने का मतलब एक निश्चित रेट से हार्ट को धड़कते रहना। तो वो दो तरीके से हमने बताया था। एक तो रेगुलर हो सकता है, रेगुलर रिद्म कर रहा है, रेगुलर धड़क रहा है। एक इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब उसकी जो धड़कन है वो इर्रेगुलेट है, वो बीच बीच में कहीं ज़्यादा हो जा रही, कहीं कम हो जा रही, तो वो आपका इर्रेगुलर रिद्म हो गई। इर्रेगुलर रिद्म भी दो तरीके की हो सकती है। एक रेगुलरली इर्रेगुलर, रेगुलरली इर्रेगुलर, और दूसरा इर्रेगुलरली इर्रेगुलर। तो रेगुलरली इर्रेगुलर यानी हार्ट अपनी सामान्य गति से धड़क रहा है, लेकिन बीच बीच में एक निश्चित समय के बाद में ऐसा हो जाता है कि उसकी स्पीड जो है थोड़ी देर के लिए बढ़ जाती है, घट जाती है, और फिर एक निश्चित समयांतराल, लगभग उसी निश्चित समयांतराल के बाद में फिर वो इरेगुलर हो जाती है। तो ये तो रेगुलरली इरेगुलर हो रही है, यानी एक निश्चित समय के बाद हार्ट की रेट जो है बिगड़ रही है, इरेगुलर हो रही है। तो ये तो रेगुलरली इरेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर मतलब उसका कोई तारतम्य नहीं है कि दो जो आर वेव्स हैं जो बन रहे हैं हमारे ईसीजी में, उनमें हर एक जो दो आर वेव हैं उनके बीच की दूरी वेरी करती है, अलग अलग होती है, तो जिसको हम इरेगुलरली इरेगुलर कहते हैं। अब यदि अब रेट की बात आ जाती है, रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट के लिए आपको हम एक फार्मूला देते हैं। रेट निकालने का वही रेगुलर और इरेगुलर दोनों हो गए। तो ये रेगुलर रेट जो है हार्ट रेट है, यदि रेगुलर है तो उसका रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, 300 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस between 2 R वेव। यानी यदि हार्ट की रेट रेगुलर है तो हम उसका रेट निकालने के लिए एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। 300 को जो दो आर वेव्स हैं लगे लगे में जो पास, जो रेगुलरली यानी एडजस्टेंट जो आर वेव हैं, जो पास पास आर वेव हैं, दो आर के बीच की जो दूरी है, जितने उसमें बिग बॉक्सेस हैं, दो आर के बीच में जितने बिग बॉक्सेस हैं उससे 300 को डिवाइड कर देना है। क्लियर, यानी 300 डिवाइडेड बाई बिग बॉक्सेस बिटवीन 2 आर, दो आर के बीच में जितने भी बिग बॉक्सेस हैं उससे 300 को डिवाइड कर देना है। तो आपका हार्ट रेट, मान लिया कि आपका ये आता है 5, ठीक है, तो 5 का 30, यानी उसका हार्ट रेट कितना हो गया, 60 बीट पर मिनट हो गया। तो जो रेगुलरली रिद्म है, रेगुलर रिद्म है, तो उसके लिए बड़ा आसान है। यदि इरेगुलरली इरेगुलर है तो उसका हार्ट रेट कहाँ से निकालेंगे, ठीक है, उसका हार्ट रेट कहाँ से निकालेंगे। उसके हार्ट रेट को निकालने के लिए एक दूसरा मैं तरीका आपको बता रहा हूं।
number of big boxes number of R waves in 30 big box into 10। 30 बड़े जो खाने हैं, जो बिग बॉक्स हैं, जो बड़े खाने हैं, बड़े स्क्वायर्स हैं, उनके 30 स्क्वायर्स के बीच में कितना आर वेव, कितनी आर वेव आपको मिल रही है, उसको 10 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इरेगुलर हार्ट का भी हार्ट रेट आपको पता चल जाएगा। क्लियर? अब रेट की बात हो गई, रिदम की बात हो गई। अब हम पहले ही पायदान पे पहुंचते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे पी वेव को। सबसे पहली वेव है, जैसा कि हमने बताया कि इसीलिए में कुछ इस तरीके से हार्ट पे थोड़ा मेरी फीस माफ थी तो हार्ट वार्ट के विषय में बहुत कच्चा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से कुछ आपका ईसीजी पेपर पे ईसीजी होता है आपका। तो पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है, जो पहला पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है वो पी वेव होता है। ठीक है, उसको पी कहते हैं, पी वेव कहते हैं। उसके बाद में फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो होता है ये क्यू वेव है, ये आर है, ये एस है, ये टी है, यानी ये पी वेव है, ये क्यू आर एस है, इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और ये टी वेव। पी वेव जो है इसको रिप्रेजेंट करती है पी वेव, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन, पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर हैं जिनको एट्रिया कहा जाता है, उनके एक्शन में आने पर जो उनमें पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन हो रहा है, या फिर सीधी भाषा में कहें कि उनके जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इस क्रिया को हार्ट जो आपका ईसीजी है वो पी वेव में बयां करता है। ठीक है, तो पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन यानी ऊपर के दोनों चैम्बर्स जो हैं उनके वर्किंग को पी वेव जो है डिफाइन करता है, बताता है कि उसका डिपोलराइजेशन जो हुआ है एट्रिया का वो पी वेव बनकर के आता है। ठीक है, अब पी वेव के बारे में पहली चीज बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखें कि पहली चीज है पी वेव इज ऑलवेज अपराइट, और यू कैन से ऑलवेज ए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, एक जो है हमेशा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यानी ऊपर की ओर होता है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन उसमें होता है, एक्सेप्ट कहाँ नहीं होता है, एवीआर। एवीआर में जो पी वेव होता है वो इन्वर्टेड होता है। और तीसरा थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, V1 में पी वेव जो होता है बाईफेजिक होता है। बाईफेजिक का मतलब ये इधर भी हो गया थोड़ा निगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव हो गया करके बाईफेजिक हो गया, तो बाईफेजिक होता है। अब होता कितना है पी वेव, सीधे सीधे समझिए, ज्यादा उसके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के चक्कर में मत रहिए, सीधे सीधे समझिए। तो ये पी वेव बाइपोलर पी वेव हमारा V1 में होता है, और एवीआर को छोड़ करके सभी में अपराइट डायरेक्शन में मतलब ऊपर की ओर होता है। दूसरी चीज हमें ये जानना चाहिए कि पी वेव जो होता है वो वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पर उसकी ऊंचाई कितनी होती है, यानी वर्टिकल कितना होता है, या कहें उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड पी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, और ड्यूरेशन यानी उसकी एक्स एक्सिस पर जो है कितना मापदंड उसका होना चाहिए। तो ऊपर की ओर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में पी वेव जो होता है
वो इसमें लिम्ब लीड, जो लिम्ब लीड है, लिम्ब लीड में पी वेव जो होता है ये अपराइट डायरेक्शन में, या पर कहिए उसका एम्पलीट्यूड लेस देन 2.5 mm, यानी छोटे 2.5 खाने, सीधे सीधे समझिए, जो उसमें खाने बने हुए हैं, जो छोटे खाने हैं वो 2.5 खाने के अंदर अंदर चेस्ट लीड में आपका पी वेव होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। और ड्यूरेशन की बात करें, यानी एक्स एक्सिस पर कितना इसको होना चाहिए, ये होना चाहिए लेस देन 120 मिलीसेकेंड, 120 मिलीसेकेंड से कम होना चाहिए। और 120 मिलीसेकेंड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 120 मिलीसेकेंड मतलब 3 छोटे खाने, 3 छोटे खानों से कम यदि इसका ड्यूरेशन होता है तो ठीक है, यदि इससे ज्यादा होता है तो मामला कहीं गड़बड़ है। तो ये आपकी पी वेव की पूरी मॉर्फोलॉजी हुई। और इसमें अब गड़बड़ी की बात करते हैं कि इससे हो क्या सकता है। तो होने के लिए ये है कि यदि एक स्थिति आती है, यदि हमने बताया कि लिम्ब लीड में जो पी वेव है 2.5, यदि हो जाए आपका 4 हो गया, ये 4 छोटे छोटे खानों के बराबर हो गई, होना तो 2.5 चाहिए तो 4 हो गई। ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि हमारे हार्ट का जो राइट साइड का एट्रियम है, ऊपर का जो राइट साइड का राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में हाइपरट्रॉफी है, यानी उसका साइज बढ़ गया है, इसलिए पी वेव यहाँ पर आपको बड़ी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, कहाँ पर होता है, ये होता है सीओपीडी के केसेस में, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, सीओपीडी के केसेस में हम जो है इस तरीके का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ पी वेव का पाते हैं। ठीक है, इसको ही कहा जाता है पी पल्मोनेल, पी पल्मोनेल, ये पी पल्मोनेल है। ठीक है, तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, यदि आप पी वेव को कुछ इस तरीके से भी आप देखें, यानी एक नॉच उसमें मिले और ये वाइडर, यानी ये 120 मिलीसेकेंड से ज्यादा इसकी जो है चौड़ाई जो है, इसका जो एक्स एक्सिस पर जो चौड़ाई है वो 120 मिलीसेकेंड से ज्यादा हो जाए, और उसमें जो पी वेव है इसमें एक नॉच मिले, एक देखें ये नॉच मिल रही है, यदि ये नॉच मिले, या कहें पी वेव एम शेप का हो जाए, एम शेप का, जिस तरीके से अंग्रेजी का एम होता है उस तरीके से हो जाए, तो ये स्थिति जो होती है हमें याद रखना चाहिए। एम से मिट्रेल खूब याद रहेगा, तो ये हो जाएगा पी मिट्रेल, पी मिट्रेल, पी मिट्रेल का मतलब हो गया उसका लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज है, या लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी उसको हो रही है, उसका जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है उसका साइज बड़ा हो गया है, तो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी वहां पर हो गई। यदि इसका ड्यूरेशन ज्यादा मिलता है और बीच में नॉच मिलती है। और दूसरी चीज इसके साथ ये भी होती है, ये नॉच जो है, ये नॉच का जो ड्यूरेशन है ये 0.4, यानी एक छोटे खाने से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तब ये जो है आपका पी मिट्रेल हो गया। इसी को कॉर पल्मोनेल भी कहते हैं, पी पल्मोनेल जो है इसी को कॉर पल्मोनेल भी कहा जाता है। और कहाँ पाया जाता है, सीओपीडी के पेशेंट में, सांस के जो रोगी होते हैं सीओपीडी के, उनमें इस तरीके से आपको पी पल्मोनेल या कॉर पल्मोनेल या पी मिट्रेल पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये, हाँ, और 2 टर्म हमें याद आ रहे हैं। एक मॉरिस टाइप होता है पी वेव,
मॉरिस टाइप क्या होता है, यदि P/PR ग्रेटर देन 1.6, यानी पी वेव का ड्यूरेशन और पी आर जो पी आर सेगमेंट है, आगे मैं बताऊंगा पी आर सेगमेंट क्या है। पी आर सेगमेंट पी वेव के ड्यूरेशन और पी आर सेगमेंट का जो रेशियो है, यदि 1.6 से ज्यादा होता हो या 1.6 होता हो तो ये मॉरिस टाइप कहलाता है। और मैक्रूज टाइप होता है, मैक्रूज टाइप, उससे पहले टर्मिनल फोर्स समझ लें। टर्मिनल फोर्स जो होता है, यदि AB या V1 जो आपकी चेस्ट लीड है, उसमें यदि जो P है उसका जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है ये 2 mm से ज्यादा हो, उसे चेस्ट लीड में कितना होता है 1.5 mm से कम, ठीक है। यदि ये इसका सेकेंड हाफ जो है, यानी पी वेव का जो निगेटिव पार्ट है वो उसकी गहराई 2 mm से ज्यादा हो, यानी 2 छोटे खानों से ज्यादा हो, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है ये जो है 40 मिलीसेकेंड से ज्यादा हो, तो इस स्थिति को हम कहते हैं टर्मिनल फोर्स या यही मैक्रूज टाइप कहलाता है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि पी वेव के बारे में हम लोगों ने सीधी सरल भाषा में जो जानकारियां दी, तो उनका हम जो है एबनॉर्मलिटी पी वेव की जो थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसमें एट्रियल हाइपरट्रॉफी को, यानी एक जो ऊपर के जो हार्ट के दोनों चैम्बर हैं, एट्रिया हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको समझने के लिए आपका ईसीजी जो होता है काफ़ी मददगार होगा। ये पी वेव उसमें बड़ी मिलती है, तो एट्रियल इनलार्जमेंट है। तो ये आप समझिए कि पी वेव के बारे में सब कुछ हो गया। अब मैं समझता हूँ इसके बाद पी वेव पर जो कोई खास चीज़ें बची नहीं है, सामान्यतः वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि जो पी वेव है हमने बताया था ऑलवेज अपराइट, हमेशा केवल ABR में निगेटिव होती है, उसमें बाइफेजिक होती है, ठीक है। और पी वेव से दिस इज ऑल अबाउट पी वेव। और एक टर्म आता है, तमाम सारी चीज़ें भी और आएंगी, उनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। छोटा एक बेसिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम लोग कभी फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर से समझने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको डीप में, यदि आप लोगों की प्रतिक्रिया कुछ आती है कि इसको डीप में, यानी इसके कॉज को समझाते हुए भी हमें इसी चीज़ जानना है, यदि आपकी ऐसी कोई प्रतिक्रिया आती है तो मैं उसको फिर डीप जा करके और तमाम सारी चीज़ें हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, जो पी वेव के बारे में जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है केवल उसको समझने की, उसको जानने का प्रयास करिए, बाकी इसके आगे सब बकवास। आपके क्लिनिकल एस्पेक्ट से जो काम आने वाली चीज़ है वो मैंने आपको क्लियर कट बताने का प्रयास किया। और हम इसके आगे का टॉपिक हम जो लेकर के चलेंगे वो होगा PR इंटरवल या PR सेगमेंट, ये कितना होना चाहिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें। इसी में हार्ट के जो हार्ट ब्लॉक का आपने सुना होगा, जो हार्ट ब्लॉक होता है क्या होता है, वो जब हम PR इंटरवल पढ़ेंगे, PR सेगमेंट पढ़ेंगे, तब हम हार्ट के बारे में उसको जानेंगे कि हार्ट ब्लॉक क्या होता है। पी वेव में बस इतना ही, ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि क्लिनिकली पी वेव के बारे में एक मोटा आइडिया आपको हो गया होगा।
इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कि कुछ हमारे नॉलेज को ये इन्हेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप लाइक करिए और जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जो भी वीडियो हम जाते आपके समक्ष लाते रहेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंचे। इसके लिए बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जिससे आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, ज्ञान अर्जन करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।